हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। तो ब्लड के कौन से फंक्शन होते हैं और कौन सी कंपोजिशन होते हैं, कंपोजिशन और फंक्शन की आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लेक्चर है ये हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी न्यू अपलोड करता तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट आइए डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड सबसे पहले ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब है यानी वो टिश्यू जो सारे जिस्म में मौजूद हो, सारे जिस्म के पार्ट्स को आप कनेक्ट करें, उसको कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। ठीक है। उसके बाद ब्लड की ये सोर्स है, सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ थिंग्स इन द बॉडी बॉडी में जो भी चीज़ यानी जो ये सोर्स ऐसा सोर्स है जिसमें क्या होता है कि बॉडी में जो भी थिंग्स मौजूद हैं, यानी हमें उन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जैसे जो स्प्रेड अप करना है या दूसरी जगह तक पहुंचाना है, तो हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। और ये ब्लड क्या करेगा, हमारी बॉडी में जो भी डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं उनसे चीज़ें लेके डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्लेसेस पे पुट करने की काम करेगा, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू का नाम दिया गया है। ठीक है। तो आइए कंपोजिशन की बात करते हैं ब्लड की। तो कंपोजिशन ब्लड की क्या होती है। तो कंपोजिशन में ब्लड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कंपोजिशन कंपोजिशन की बात की जाए तो ब्लड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है प्लाज्मा, दूसरे को कहा जाता है कॉर्पस्कल्स। ठीक है। एक को कहा जाता है प्लाज्मा, दूसरे को कहा जाता है कॉर्पस्कल्स। अब जी प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा हकीकत में एक नॉन लिविंग पार्ट है। क्या है, नॉन लिविंग पार्ट है। ठीक है। जबकि तो ये कॉर्पस्कल्स में ये लिविंग पार्ट है ब्लड के। दोनों क्या कौन से ये जो दोनों पार्ट हैं ब्लड के कंपोजिशन में, हमने ब्लड को दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहले को हमने नाम दिया प्लाज्मा, दूसरे को हमने नाम दिया कॉर्पस्कल्स। अब प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा नॉन लिविंग पार्ट है, यानी नॉन लिविंग पार्ट यानी ये जो है कोई भी फंक्शन ब्लड ये जो है कॉर्पस्कल्स के अलावा नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद कॉर्पस्कल्स की बात की जाए तो ये लिविंग पार्ट है। ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा है ये कितने परसेंट हमारे ब्लड में मौजूद होता है, 55% प्लाज्मा is present in the blood। 55% जो प्लाज्मा है हमारे ब्लड में मौजूद है। ठीक है। जबकि तो यहाँ पे 55 हो गई, यानी हमने कहा हमारे पास 100 होते हैं। ठीक है। तो हमने 55 यहाँ से माइनस कर दी तो हमारे पास 45 बचा। तो यानी 45% क्या होगी, कॉर्पस्कल्स मौजूद होंगे। कॉर्पस्कल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है। यानी प्लाज्मा हमारे पास 55% हो जाए बॉडी में, जबकि तो कॉर्पस्कल्स कितने होते हैं, 45% होते हैं। अब प्लाज्मा जो है इसमें वाटर कितना मौजूद है। प्लाज्मा जो है मेन कंपोनेंट इसका होता है वाटर। वाटर क्या करता है, इसको हेल्प करता है। जबकि तो ये नॉन लिविंग पार्ट है, वाटर क्या है, नॉन लिविंग, यानी वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट इसको ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा। यानी वाटर जो होगा ये 90% इसमें क्या होगा, वाटर होगा। और 10% क्या होगा, 10% इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है। आयंस, हार्मोन्स, एंजाइम्स। ठीक है। अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। ठीक है। ये क्या है, अल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन क्या है, ये क्या है, प्लाज्मिक प्रोटीन है। अल्ब्यूमिन और ग्लोबिन की बात की जाए तो ये क्या है, प्लाज्मिक प्रोटीन है। जबकि तो अब हम पढ़ते हैं जो हमने कहा कि ये 45% कॉर्पस्कल्स प्रेजेंट है ब्लड में, उसकी बात करेंगे। यानी ये जो हुई प्लाज्मा की बात, तो 55% प्लाज्मा क्या है, ब्लड में मौजूद रहता है। अब ब्लड में जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो उसमें वाटर मौजूद होता है, दूसरा जो 10% दूसरी चीज़ें मौजूद होती है। 90% वाटर इसमें मौजूद है प्लाज्मा में, और जो है 10% क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट मौजूद है, आयन से, हार्मोन से, एंजाइम से, अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की बात की जाए तो ये प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मिक प्रोटीन से रिलेटेड है। अब हम पढ़ेंगे कॉर्पस्कल्स के बारे में। तो कॉर्पस्कल्स कितने मुश्तमिल होते हैं, कितने टाइप होते हैं इसके, तो आप इसलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कॉर्पस्कल्स के बारे में।
तो स्टूडेंट्स कार्पसेल्स की बात की जाए तो अब हम कार्पसेल्स की बात करते हैं। तो कार्पसेल्स को हमने कहा ये कार्पसेल सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। लिविंग पार्ट बताएं तो लिविंग पार्ट को यानी कार्पसेल से जो है ब्लड कंपोजिशन में सेकंड जो है पार्ट है, तो उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल को हमने कहा आरबीसी, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है, उसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। जबकि तो व्हाइट ब्लड सेल जिसको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, उसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले रेड ब्लड सेल की बात की जाए तो रेड ब्लड सेल्स क्या हैं? रेड ब्लड सेल्स हकीकत में इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास एक प्रोटीन होती है, जो आयरन कंटेंट प्रोटीन होती है, जिसको क्या कहा जाता है हेम, और उसको उसके एक प्रेजेंट हिस्से को यानी वो क्या होती है रेड कर देता है। इसमें एक आयरन मौजूद होता है जो उसको रेड कर देता है, तो उसको क्या कहा जाता है हेमोग्लोबिन। तो इट कंटेन iron containing protein called हेम, जिसको क्या कहा जाएगा हेमोग्लोबिन। ठीक है, इट्स कंटेन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, जिसको क्या कहा जाएगा हेमोग्लोबिन। उसके बाद ये क्या है नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और वेरी इलास्टिक, वेरी थिन एंड इलास्टिक। ठीक है, बाय कॉन्केव होता है। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं इनकी शेप को। तो सबसे पहले ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इसकी शेप देखी जाए तो ये हमारे पास क्या है सेल है, ये इसका जो है इंटरनल, ये क्या है आरबीसी। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं आप, इसका ये आउटर लेयर है, ये क्या है आयरन। ठीक है, इसमें ये क्या है हेम। ठीक है, तो इसको मिलाकर क्या कहा जाएगा हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है ये तो हमने पढ़ा रेड ब्लड सेल के बारे में, जिसको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। तो आप इसकी शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं, तो शॉर्ट नोट लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कार्पसेल्स का दूसरा टाइप है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को जिसको क्या नाम दिया गया है दूसरा WBC, और इसको जो कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा है अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट की बात की जाए तो ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है मेनी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जबकि तो अग्रेनुलोसाइट होता है मोनो न्यूक्लियोटाइड या यूनी न्यूक्लियस का, यानी इसमें एक न्यूक्लियस होता है, कम न्यूक्लियस होता है, जबकि इसमें ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, अब ये ग्रेनुलोसाइट की बात की जाए तो ये जो हमने ग्रेनुलोसाइट लिया है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है बेसियोफिल्स, ईसोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स की बात की जाए तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है न्यूट्रल पीएच के होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेसियोफिल्स क्या है बेसिक पीएच के होते हैं। उसके बाद इसिनोफिल्स एसिड जो है पीएच के होते हैं। उसके बाद ये जो अग्रेनुलोसाइट हैं, हमने क्या किया, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को कहा मोनोसाइट्स, ठीक है, दूसरे को कहा मोनोसाइट्स, ठीक है, दूसरे को कहा लिम्फोसाइट्स। ठीक है, एक को कहा मोनोसाइट्स, दूसरे को कहा लिम्फोसाइट्स। ये जो 2 टाइप हैं अग्रेनुलोसाइट की। ठीक है, ये व्हाइट ब्लड सेल के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो है प्लेटलेट्स आखिरी के समय कंपोजिशन में। ठीक है, तो प्लेटलेट्स की बात करते हैं। आइए आप इसकी शॉर्ट जो है पिक ले सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स कार्पसेल्स की बात करते हैं। कार्पसेल्स में जो हमने 2 टाइप डिस्कस कर लिए हैं, उसके बाद हमने स्टार्ट किया है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की बात की जाए तो इसको दूसरा नाम दिया गया है ये जो थ्रोम्बोसाइट्स का नाम दिया गया है दूसरा। और इसके जो है फंक्शन की बात करें तो दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल। जो हमने पढ़े व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये क्या है, ये जो सेल हैं उनके ये फ्रेगमेंट्स होते हैं। वो जो टूट जाते हैं, उनके जो छोटे छोटे जो है फ्रेगमेंट बन जाते हैं, तो उनसे ये सेल बन जाते हैं प्लेटलेट्स।
ये क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लियेटेड होते हैं, इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा कि जो हमने पहला टाइप पढ़ा रेड ब्लड सेल्स, वो भी नॉन न्यूक्लियेटेड होते हैं, जबकि तो ये नॉन न्यूक्लियेटेड कार्पेलेट भी नॉन न्यूक्लियेटेड होते हैं। ठीक है, ये प्लेट लाइक होते हैं। क्या होते हैं, प्लेट लाइक, ये प्लेट लाइक होते हैं, ऐसे ऐसे। दिस इज द प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लियेटेड। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जो हमारे जिस्म में ब्लड है वो क्या करते हैं, क्लॉट करने में मदद करते हैं। कैसे, अगर हमको कोई जख्म हो जाए, ठीक है, हमें कोई इंजरी हो जाती है, तो वो खून हमसे बहने लगता है, तो ये क्या करेगा, प्लेटलेट्स उस जगह पे आएगा और उसमें जमना शुरू कर देगा। जब ये जम जाएंगे, आपस में फ्रेगमेंट इसके मिल जाएंगे, तो ये क्या कर जाएगा, उसके ऊपर लेयर बन जाएगा और हमारा ब्लड खुद ब खुद रुक जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कॉर्पसेप्स के बारे में, यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हमने प्लाज्मा की स्टडी की, उसके बाद कॉर्पसेप्स की स्टडी की। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द ब्लड। आइए, तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ब्लड ऑफ फंक्शन ऑफ द ब्लड। जो हमने पढ़ा कंपोजिशन की बात की हमने, अब कंपोजिशन के बाद हमने जो है डिस्कस करना है फंक्शन ऑफ द ब्लड। तो फंक्शन ऑफ ब्लड में मतलब क्या, ब्लड क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, उसकी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है न्यूट्रिशन की, वो ब्लड करता है। कैसे, न्यूट्रिशन का मतलब है, न्यूट्रिशन का मतलब है कि हमने कोई चीज़ खाई, वो क्या हो गई, डिफ्यूज हो गई हमारे बॉडी में, उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब ये न्यूट्रिशन की जो है शक्ल इख्तियार कर चुकी है और हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुँचनी चाहिए। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है हमारे, यानी जो है जिस्म में, वो पहुँचाएगी, वो है ब्लड, जिसको हमने कनेक्टिव टिश्यू का पहले ही नाम दे दिया है। तो ये क्या करेगी, मुख्तलिफ पार्ट ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करेगी और न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएगी। यानी हम लिख सकते हैं, इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, जो हमारे जिस्म में वेस्ट सब्सटेंस बनते हैं, यूरिया, अमोनिया वगैरह ये बनते हैं, कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, यानी इनको रिमूव आउट करना है, एक्सक्रीशन इनकी करनी है। तो वो उस जगह तक कैसे पहुँचने चाहिए, तो वो हमारे जिस्म में कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको हमने ब्लड नाम दिया है, वो ये काम करेगा। यानी हम देख सकते हैं, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट सब्सटेंस। उसके बाद इसका तीसरा टाइप है ट्रांसपोर्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। जो बाई प्रोडक्ट्स हमारे जिस्म में बनती है, यानी हमारे जिस्म में रेस्पिरेशन हो रही है या कुछ अलग प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे क्या बनती है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है जिसको हमने बाई प्रोडक्ट कहा है, यानी हम उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो वो उस जगह यानी रिमूव कैसे होगी, हमारे इस मेन जो है ऑर्गन जिससे हम रिमूव कर सकते हैं उस चीज़ को, वो उस तक कैसे पहुँचेगी, तो वो ब्लड पहुँचाएगा। तो हम लिख सकते हैं, इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, हमारे जिस्म में हार्मोन्स, जिसको फर्ज कीजिए हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, हमारे पास। ये ग्रोथ हार्मोन जो है किससे रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी हमारे जो ब्रेन है उसका एक पार्ट है जिससे ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। और ये ग्रोथ हार्मोन अब हमें हमारे जिस्म में जो है पहुंचना चाहिए सारी जगह, जिससे ये हमारी बॉडी एक्टिव हो सके और ग्रोथ करना शुरू कर दे। तो ये हमारी बॉडी तक पहुंचेगा कैसे, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू का काम है, यानी कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड। ये ब्लड क्या, इसके हम यानी ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हीट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हीट का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हीट का मतलब समझें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हीट का मतलब है कि हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर हर जगह सेम होना चाहिए। यानी अगर हमारे जो है जो बॉडी है हमारी, अगर एक जगह पर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो दूसरी जगह पर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये कौन काम करेगा, ये भी ब्लड का काम है। यानी जब हमें हीट फ्राम होती है किसी भी जो है टेम्परेचर के जो है अपोजिट में, उसको क्या कहेंगे, बॉडी हीट। यानी जो मेंटेन करे हमारी बॉडी को, वो कौन फ्राम करेगा, वो ब्लड फ्राम करेगा। ये यानी हम देख सकते हैं, इट आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हीट। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करेगा। हमने जो एयर इन की है हमारी बॉडी में, अपनी एयर हमने जो है अंदर ली है, तो वो ऑक्सीजन जब हमने नॉस्ट्रल से अंदर ली है तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए और उससे हमें एनर्जी मिलनी चाहिए। यानी उससे क्या होना चाहिए कि वो जो है रेस्पिरेशन में क्या होता है कि चीज़ें जो है टूट जाती हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये रेस्पिरेशन होगी कैसे, यानी उस पर ऑक्सीजन पहुँचेगी, तो वो ऑक्सीजन कौन पहुँचाएगा, वो पहुँचाएगा ब्लड। और जो जब
ये हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो जो एनर्जी मिलेगी उसको दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना चाहिए और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगी तो हमें उसे रिमूव करना है, तो हमें उसके लिए प्रोसेस एक जो है टिश्यू की जरूरत पड़ेगी जिसको हमने नाम दिया है ब्लड, यानी हम लिख सकते हैं इट आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, ये क्या करेगी हमारे बॉडी में जो भी डिजीज़ है, यानी हमारे जो है बॉडी में कोई जो है अगर कोई हमारी बॉडी में कोई डेंजरस कोई चीज़ हमारे बॉडी में दाखिल हो जाती है, ठीक है, कोई डेंजरस जो है एनिमल जो है प्लेटलेट्स या कोई अदर एनिमल्स जो है हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं, तो उनको उनसे हमें प्रोटेक्ट करेगा कौन, ब्लड। यानी हम इसके वजह से भी लिख सकते हैं कि ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस अगेंस्ट डिजीज। ये क्या करेगा, डिफेंस अगेंस्ट डिजीज में प्रोटेक्ट करेगा हमको ब्लड, ठीक है। उसके बाद लास्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स ओन लॉस। ये क्या करेगा कि अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है या हमें कोई जख्म हो जाता है तो यहाँ पे हमने जो हमारा ब्लड है फ्लो करना शुरू हो जाता है, हमारा ब्लड जो है एक जगह पे फ्लो यानी तक जो जल्दी जल्दी फ्लो होना चाहता है, तो उसको क्या करेगा ये प्लेटलेट्स भेजेगा। तो प्लेटलेट्स जब ये भेजेगा तो वो क्या करेंगे, इसके ऊपर लेयर बना देंगे, ठीक है। फर्स्ट कीजिए ये एक आर्म है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या हो गई, इंजरी हो गई, यहाँ से हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ब्लड क्या करेगा यहाँ पे प्लेटलेट्स भेजेगा। अब ये प्लेटलेट्स क्या करेंगे, लेयर बना देंगे, तो लेयर जब ये बना देंगे तो ये प्रोटेक्ट कर देगा इसको महफूज कर देगा, यानी हम लिख सकते हैं प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स ओन लॉस। तो स्टूडेंट्स आज अब आपको अगर हमारा लेक्चर ये पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन स्टूडेंट तक ये शेयर करें जो गरीब हैं और आप जो है हाई स्कूल की जो है फीस एडजस्ट नहीं कर सकते। ये हमारे लिए आपके लिए भी सदका जारिया होगा, आप इसकी पिक्स ले सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।